तो गाइस आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम शिवाजी की शासन व्यवस्था के बारे में, और साथ ही साथ जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जैसे कि कुछ और छत्रपति हुए, जैसे संभाजी है, राजा राम है या फिर शिवाजी द्वितीय है। इन लोगों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी छत्रपति शिवाजी के बारे में और उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं शिवाजी की शासन व्यवस्था के बारे में। शिवाजी की जो शासन व्यवस्था है उसमें हमें मुख्य रूप से कितने पॉइंट, 2 पॉइंटों के बारे में जानना है। सबसे पहले जो उनके द्वारा स्थापित किया गया था कौन सा, अष्ट मंत्रिमंडल, और दूसरा उनकी जो राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में। तो जान लेते हैं कि ये जो अष्ट मंत्रिमंडल है वो क्या है। इससे पहले एक जो कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक है अष्ट मंत्रिमंडल और एक है अष्ट दिग्गज, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो अष्टमंडल है या फिर अष्ट प्रधान है वो किससे संबंधित है, वो शिवाजी से संबंधित है, जो कि क्या है 8 मंत्रियों का एक समूह है। और जबकि अगर हम बात करें अष्ट दिग्गज के बारे में तो वो क्या है, वो एक 8 कवियों का समूह है। और वो किससे संबंधित है, तो वो कृष्णदेव राय से संबंधित है। तो बात कर लेते हैं किसके बारे में, अष्ट मंत्रिमंडल या फिर 8 मंत्रियों के समूह के बारे में कि इनमें कौन कौन से मंत्री शामिल थे। तो सबसे पहला जो था पेशवा। तो बात कर लेते हैं कि इसके जो कार्य थे और इसका जो ओहदा था वो कितना बड़ा था। तो इसके कार्यों के अंतर्गत आता है कि जो ये पूरा राज्य होता था, ये पूरे राज्य की देखभाल का काम इसी के अंडर में था। और इसकी जो पद होता था वो किसके बराबर होता था, जैसे आज प्रधानमंत्री का पद होता है उसी तरीके से उस टाइम पे किसका पद हुआ करता था, पेशवा का पद हुआ करता था। और दूसरा जो मंत्री है वो है अमात्य, और जिसकी जो शक्तियां थी आज के वित्त मंत्री के बराबर थी। तीसरा है सुमंत, और जिसकी जो शक्तियां थी वो किसके बराबर थी, तो उसकी शक्तियां विदेश मंत्री के बराबर थी। तो बात कर लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि शिवाजी के जो टाइम में थे जो विदेश मंत्री था उसे क्या कहते हैं, या फिर जो वित्त मंत्री था उसे क्या कहते हैं, या फिर क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ लिया जा सकता है कि जो अमात्य का जो पद था वो किसके बराबर था, या फिर जो सुमंत का जो पद था वो किसके बराबर था। तो अगर पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो उसका आंसर क्या है आप लोग दे सकते हैं। अमात्य जो वित्त मंत्री के बराबर था और जो सुमंत है वो विदेश मंत्री के बराबर था। और अगला जो मंत्री था वो था वकिया नवीज, जो उस समय क्या होता था, गुप्तचर जो विभाग होता था उसका प्रधान होता था। और जो 5वां मंत्री होता था वो होता था चिटनिस, या फिर इसे सुरू नवीस के नाम से भी जाना जाता है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इसको 2 नाम है, एक तो है चिटनिस और दूसरा है सुरू नवीस। और ये क्या होता था, जो जितने भी दूसरे राजाओं से जो पत्र व्यवहार होता था, देखते हैं ना हम लोग जो मूवीज में भी देखते हैं, एक बड़ा सा आदमी होता है उस पत्र को ले जाके पढ़ता है कि ये बातें हुई। तो इस तरीके के जो जितने भी पत्र व्यवहार थे उन्हें कौन देखता था, चिटनिस देखता था। और जो हमारा 6वां मंत्री था वो कौन था, सरे नौबत, जिसका जो सेनापति होता था सेना का उसे क्या कहा जाता था, सरे नौबत। और जो 7वां मंत्री है वो है पंडित राव, जितने भी धार्मिक कार्य होते थे, किसी को दान देना है, किसी को जमीन दान देनी है, या किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक कार्य हो उसको कौन करता था, तो उसको पंडित राव किया करता था। और जो अंतिम और 8वां मंत्री है वो है हमारा न्यायाधीश। इसका क्या कार्य था, इसका कार्य था न्याय करने का। जिस तरीके से आज न्यायाधीश होते हैं और वो किसका काम करते हैं, जजमेंट यानी कि न्याय देने का काम करते हैं, उसी टाइम पे शिवाजी के काल में भी न्यायाधीश का क्या काम था, केवल और केवल न्याय देने का काम था। अब बात कर लेते हैं राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो राजस्व व्यवस्था में जो शिवाजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी जो 2 राजस्व व्यवस्थाएं थी कौन कौन सी, एक तो चौथ और दूसरी सरदेशमुखी। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, चौथ के बारे में। तो ये क्या था, तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान के चलिए कोई राजा है और उसने क्या है अपने किसी पड़ोसी राज्य को जीत लिया, तो वो क्या करेगा, राजा उस साम्राज्य को या उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेगा। लेकिन शिवाजी ऐसा नहीं करते थे। शिवाजी क्या करते थे कि अगर किसी पड़ोसी राज्य को उन्होंने जीता है ना तो उसे अपने राज्य में नहीं मिलाते थे, क्योंकि पूरी की पूरी शासन व्यवस्था उसकी देखनी पड़ेगी। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए शिवाजी ने एक नया ही रास्ता ढूंढा, और वो क्या था, वो चौथ नाम का कर था। वो क्या कहते थे कि तुम राजा रहो, तुम अपनी शासन व्यवस्था जैसे चलानी है चलाते रहो, लेकिन अगर तुम्हें करना क्या है, केवल इतना करना है जितना भी तुम पूरा का पूरा अपना वार्षिक राजस्व इकट्ठा करोगे उसका कितना भाग, 1/4
4 भाग यानी कि लगभग 25% किसको दोगे, हमको दे दोगे। तो चौथ में यही था, यानी जो पड़ोसी राज्य जिन पे शिवाजी का अधिकार हो गया था उनमें से जितना भी वो राजस्व इकट्ठा करता था वो राज्य उसका 25% किसको देता था, वो मराठों को यानी कि शिवाजी को देता था। तो ये था चौथ नामक कर। अगर दूसरे कर की अगर हम बात करें कि सरदेशमुखी क्या है, तो पहले जान लेते हैं कि सरदेशमुख का जो अर्थ है वो क्या होता है। सरदेशमुख का अर्थ होता है राजाओं का राजा या देशमुखों का देशमुख। तो उसी तरीके से जो छत्रपति होता था वो देशमुखों का देशमुख होता था, अर्थात राजाओं का राजा होता था। उसके नाते भी उसे क्या मिलता था, एक अतिरिक्त कर प्राप्त होता था। उस कर को किसके नाम से जाना जाता था, उस कर को जाना जाता था सरदेशमुखी के नाम से। और ये कितना लगता था, तो ये जो 25% तो टैक्स लगता ही था, और ये केवल 10% लगता था, जो कि क्या था, एक अतिरिक्त टैक्स था। ये भी किन राज्यों पर लगता था, ये भी उन्हीं राज्यों पर लगता था जो मराठों या शिवाजी के द्वारा जीत लिए गए थे। इससे आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मराठा राज्य के, जो और बाद में जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु कब होगी, 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके 2 बेटे होते हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। कौन कौन से, पहला तो संभाजी और दूसरे राजा राम। तो जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी एक पत्नी होती है, कौन, सूर्याबाई, और वो क्या काम करती हैं, जो उनका बेटा होता है कौन, राजा राम, वो उसे छत्रपति नियुक्त कर देती हैं। और ये बात किसको पसंद नहीं आती, ये बात संभाजी को पसंद नहीं आती, और वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों को, कौन कौन को, सूर्याबाई और उसको राजा राम को जेल में डाल देते हैं और खुद छत्रपति बन जाते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, वो बात करेंगे हम संभाजी के बारे में। और संभाजी कब से कब तक छत्रपति रहे, तो संभाजी 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक, कितने तक, 1689 ईस्वी तक छत्रपति रहे। इनके जीवन काल की कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने क्या काम किया, जो इनकी राजधानी थी उन्होंने अपनी राजधानी को कहां, रायगढ़ में स्थापित कर लिया। और उसी के साथ साथ जो संभाजी से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो औरंगजेब था उनका एक बेटा था, कौन, अकबर, और उसका पूरा नाम क्या है, वो है अकबर मोहम्मद। तो वो औरंगजेब के खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। और जब औरंगजेब उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो भाग के किसके पास चला जाता है, संभाजी के पास आ जाता है। और संभाजी है उसको वचन दे देते हैं कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, जिससे औरंगजेब बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो किसके खिलाफ कार्रवाई कर देता है, जो संभाजी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर देता है। और कौन को भेजता है, एक व्यक्ति है, कौन, मुबारिक खां। कब, 1689 ईस्वी में मुबारिक खां को किसे मारने के लिए भेजा जाता है, तो संभाजी को मारने के लिए भेजा जाता है, जिसमें मुबारिक खां क्या करते हैं, संभाजी को पूरी तरीके से मार देते हैं। और साथ ही साथ इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब इतना क्रूर था कि संभाजी को मारने के बाद उनकी खाल में उसने क्या भरवाया था, भूसा भरवाया था। और उसके बाद में उनकी जो पत्नी थी, कौन, यशुबाई, और उनका जो बेटा था साहू, दोनों को पकड़कर कहां ले गया, अपने साथ आगरा ले गए। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साहू है उसे आगरा जो कैद खाने में डाला था वो किसने डाला, तो उसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, औरंगजेब ने डाला। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे राजा राम के बारे में। जब औरंगजेब साहू को और यशुबाई को दोनों को कहां ले गया, आगरा ले गया, तो कोई भी जो उत्तराधिकारी था छत्रपति बनने के लिए नहीं बचा। तो कौन छत्रपति बन जाता है, राजा राम छत्रपति बन जाता है। और ये कब से कब तक छत्रपति रहता है, तो 1689 से लेके 1700 ईस्वी तक यह छत्रपति रहता है। और इसके काल की जो इंपोर्टेंट घटना है वो ये घटना है, क्योंकि मुगलों से अब जो है मराठों का संघर्ष जारी हो गया था और इसके जीवन काल में जितना भी टाइम था वो औरंगजेब से लड़ने में बीत गया। इस कारण ये जिंदगी भर इधर से उधर भागता रहा औरंगजेब के डर से, जिस कारण इसे सिंहासन पर नए बैठने वाला राजा के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए कि इतिहास में किसे सिंहासन पर नए बैठने वाले राजा के नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो राजा राम हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो इसके जीवन काल की जो एक और इंपॉर्टेंट घटना है वो क्या है कि जो शिवाजी द्वारा जो अष्टमंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें इसने 8 मंत्रियों के स्थान पर एक नए मंत्री को और जन्म दे दिया था। यानी अब उस अष्टमंत्रिमंडल की संख्या में जो पहले 8 मंत्री थे अब कितने मंत्री हो गए, तो 9 मंत्री हो गए। और उस जो 9वां मंत्री था उसको क्या नाम दिया गया था, उसको
प्रतिनिधि नाम दिया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजा राम द्वारा जो 9वां मंत्री जोड़ा गया उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिनिधि कहते थे। इसके बाद में जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो जो अगला राजा बनता है वो कौन बनता है, शिवाजी द्वितीय। और ये कब से कब तक छत्रपति रहता है, तो ये 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहता है। वास्तव में हुआ क्या था वो मैं आपको बता देता हूं कि जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो कोई भी उत्तराधिकारी ऐसा नहीं था जो कि छत्रपति बने। तो राजा राम की जो विधवा पत्नी होती है कौन, ताराबाई, वो क्या काम करती हैं, शिवाजी द्वितीय जो होते हैं उनको छत्रपति घोषित कर देती हैं और कुल जो शासन व्यवस्था होती है पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेती हैं। और इतिहास में जो शिवाजी द्वितीय का जो टाइम पीरियड है कब से कब तक, 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक, इसी काल को मराठा संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ टाइम पीरियड दे दिए जाएंगे किस तरीके से कि बताओ इनमें से मराठा संघर्ष के नाम से किस टाइम पीरियड को जाना जाता है। तो 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे 1700 से लेकर 1707 तक, या 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक, या 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक। तो उसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक। यहीं पर एक चीज और हमारे लिए जो जाननी है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, वो कौन सी चीज है, जैसे कि हम जानते हैं कि 1707 में जो किसकी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो उसका बेटा होता है कौन, बहादुर शाह प्रथम, वो मुगल सम्राट बनता है। तो वो किसको रिहा कर देता है, वो साहू को रिहा कर देता है। तो अगर साहू रिहा होके कहाँ जाएगा, यदि आप मान के चलो कि आपको जेल हो जाए, वैसे होनी नहीं चाहिए लेकिन मान लो यदि आपको जेल हो जाए और यदि आप जेल से छूटे तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अपने घर पे ही जाओगे ना। तो इसी तरीके से जब साहू जेल से रिहा होता है तो वो कहाँ आता है, वो मराठा वाले क्षेत्र में आता है। उसको सब क्या पता चलता है कि जो नया जो छत्रपति बन चुका है वो कौन बन चुका है, शिवाजी द्वितीय बन चुका है। इस तरीके से अब इन दोनों के बीच में युद्ध होना लाजमी है, क्योंकि जो उत्तराधिकारी है वो तो साहू भी है छत्रपति बनने का। तो जो एक युद्ध होता है, कौन सा युद्ध, 1707 ईस्वी का खेड़ा का युद्ध। किस किस के बीच में होता है, तो ये शिवाजी द्वितीय के बीच में होता है। और इधर से कौन लड़ रहे होते हैं, साहू लड़ रहे होते हैं। इस युद्ध को मराठा वर्सेस मराठा नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में दोनों तरफ से कौन लड़ रहे थे, दोनों तरफ से मराठा ही लड़ रहे थे। एक तरफ से कौन, शिवाजी द्वितीय, और दूसरी तरफ से साहू। क्योंकि शिवाजी द्वितीय भी एक छोटा सा बच्चा था, भाई मान के चलो ये 4 साल में छत्रपति बना था, तो 7 साल बाद कितने साल का हो गया, 11 साल का। तो ये तो युद्ध लड़ने जाएगा नहीं। तो इसकी तरफ से जो युद्ध लड़ रही थी, कौन लड़ रही थी, इसकी जो माँ थी कौन, ताराबाई। इसी तरीके से मान के चलो साहू जेल से रिहा होके आया है, यदि उसकी उम्र बड़ी भी है तो उसे तो जो मराठा राज्य में चीजें हो रही हैं उसके बारे में तो उसे कोई जानकारी है नहीं, तो कोई ना कोई तो उसकी मदद करेगा। तो उसकी जो मदद की थी वो किसने की थी, बालाजी विश्वनाथ ने। और जो वास्तविक जो युद्ध हुआ था, खेड़ा का युद्ध, वो किस किस के बीच में हुआ, तो ताराबाई और बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुआ। इस युद्ध में हुआ क्या, जो शिवाजी द्वितीय होते हैं वो हार जाते हैं और इसी युद्ध में मारे जाते हैं। और जो नए जो छत्रपति बनेंगे वो कौन बनेंगे, साहू बनेंगे। तो जब 1707 ईस्वी में साहू छत्रपति बन जाते हैं और उनकी जो मदद की हुई होती है किसने, बालाजी विश्वनाथ ने। और वो क्या बना देते हैं, इसको पेशवा बना देते हैं बालाजी विश्वनाथ को। और यहीं से एक नए युग का प्रारंभ होता है। उस युग को किस नाम से जाना जाता है, उस युग को पेशवाओं के युग के नाम से जाना जाता है। अब उस युग को पेशवाओं का युग क्यों कहते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। उस युग को पेशवाओं का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब साहू छत्रपति बनते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का जेल में जो प्रशिक्षण है वो नहीं मिला था। भाई जेल में रह के कैसे शासन व्यवस्था चलानी है या कैसे युद्ध लड़ने हैं, इन चीजों की शिक्षा थोड़ी मिलेगी। वो तो आए और बालाजी विश्वनाथ की मदद से क्या हो गए, छत्रपति बन गए। जानकारी तो किसी भी प्रकार की है नहीं साहू को, तो जो पूरा शासन व्यवस्था चलाएगा वो कौन चलाएगा, जिन्होंने उस युद्ध को जिताने में मदद की थी, किसने, बालाजी विश्वनाथ ने। इस तरीके से यहाँ से जो छत्रपति की जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं और जो पेशवा हैं उनकी शक्तियां क्या है, धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। तो इससे जो आगे के युग के बारे में हम बात करेंगे, कहां से, 1707 ईस्वी के बाद जितना भी जो आगे का टाइम पीरियड है मराठा साम्राज्य का, उसे किस नाम से जाना जाता है, पेशवाओं के युग के नाम से जाना जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जितने भी पेशवा बने और उन्होंने कौन कौन से कार्य मराठा साम्राज्य में रहकर किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में केवल इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में इस श्रृंखला से संबंधित जितने भी वीडियो हो वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए।